2024 में मायावती बनने जा रही है भारत की प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती होंगी पीएम पद का चेहरा। इस तरह की तमाम बातें पिछले कुछ दिनों से जमकर चर्चा में आ गई हैं और चर्चा में यूं ही नहीं आई हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक मायावती ने कुछ बहुत ही बड़ी बातें कह दी हैं, जिसके बाद से अब पूरी कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। तो मायावती ने क्या घोषणा की है या फिर क्या कहा है और कैसे एक बार फिर से उनका नाम प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होने लगा है, और यदि सच में वो विपक्षी गठबंधन के साथ आती है तो क्या क्या हो सकता है, बेहद आसान भाषा में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे इंटरनेशनल बेइज्जती की। भोजपुरी में एक कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। एक बार फिर से भारत को लेकर वैश्विक स्तर पर बदनामी सामने आई है, मगर भारत सरकार का जो रिएक्शन है उसे सुनकर आप भी यही कहावत दोहराएंगे। यह मसला बड़ा गंभीर है, चिंताजनक है, ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्ट हमारी आपकी जेब पर बड़ी भारी पड़ने वाली है। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के इंटरनल सर्वे की। जी हां, राहुल गांधी ने एक सर्वे कराया है भारत के युवाओं को लेकर, और भारत के युवाओं की जो हकीकत सामने आई है वो आपके होश उड़ाने वाली है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और ये सारा काम शुरुआत में ही कर लिया करिए। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इसके अलावा हमें आर्थिक सहयोग भेजने के लिए इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 दिनों से आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिली होगी। कारण था कि हम परिवार के साथ भ्रमण पर थे, लेकिन न चाहते हुए भी इस टूर के बारे में मैं आप लोगों से कुछ विशेष बातें करना चाहता हूं। हमारे देश में किस किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, किस तरीके से इंसानों को तो छोड़िए जानवरों को भी अपराधी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अपना पेट भरने के लिए धर्म के ठेकेदार किस तरीके से आम जनता की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, इन सब पर प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर आया हूं। कहां गया था, क्या क्या हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा, ये सारी बातें आपको अगले किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उसमें आम जनता का हित है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खुद ठगी का शिकार होने से बचिएगा, और यह बात मैं होने के बाद बता रहा हूं, ठगी का शिकार। बहरहाल इस बीच बहुत सारी घटनाएं घटी। महिला पहलवानों का मसला हम आपसे अक्सर चर्चा करते हैं। उन्हें अब तक न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, न्याय मिलने की उम्मीद तक नहीं मिली। पिछले दिनों फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति को चुन लिया गया। इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। पूरे देश में इन चीजों को लेकर अलग अलग तरीके के सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब खबर आई है कि खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया और ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह का पद भी वापस हो गया। और इसके बाद खबर यह आई कि साक्षी मलिक की मां का कहना है कि उनकी बिटिया संन्यास लेने पर दोबारा विचार करेगी। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की बात कही है। बहुत सारे लोग इस मामले में अलग अलग तरीके की बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलवानों से डर गई मोदी सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि किसानों के बाद अब तक कोई ऐसा मिला नहीं जिनके सामने मोदी सरकार झुकते हुए नजर आए, मगर फिर भी यदि खिलाड़ियों के विरोध को लेकर मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है तो स्वागत योग्य है। चौंकाने योग्य के साथ साथ चौंकाने योग्य क्यों है, इस तस्वीर को देखकर सब कुछ साफ हो जाएगा। इस तस्वीर में जो व्यक्ति एक पोस्टर लिए खड़ा है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान की देन है, यानी भगवान ने दे रखा है। यानी ब्रजभूषण सिंह के करीबी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कथित यौन उत्पीड़न करने वाला का बेटा सरेआम कह रहा है कि दबदबा तो है और रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों का इतना दबदबा है कि प्रधानमंत्री आज तक एक शब्द इस मसले पर नहीं बोल पाए, क्या वो पहलवानों के विरोध के चलते झुक गए, या फिर इसके पीछे कोई आने वाले दिनों में बड़ा गेम देखने को मिल सकता है। देखते जाइए इस मसले में आगे क्या क्या होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि वो है तो मुमकिन है। अब इसी मुमकिन योजना के तहत किस तरीके से भारत नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है, इसे भी देख लीजिए। आईएमएफ की ये रिपोर्ट आपको चिंता में डाल सकती है, मगर चिंता में घुसने से पहले 10 साल पुराना कुछ विश्वगुरु टाइप के नेताओं का भाषण याद कर लीजिए, जो कहा करते थे कि विदेशों से काला धन लाएंगे और भारत पर जो कर्ज है उसको मिटाएंगे। देश के नाम पर कर्जा ले लेकर कांग्रेस वाले अपनी झोली भर रहे हैं, हम उनकी झोली वापस लाएंगे और जनता को लौटाएंगे। अब यदि इसी तर्क को पकड़ लिया जाए तो साल 2014 तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा था। लेकिन 2014 में कंगना रनौत के अनुसार जैसे ही देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला, इसके बाद देश पर कर्ज एकदम बांस की तरह बढ़ने लगा। पिछले 9.5 साल में ही मोदी सरकार ने इतना 18 घंटे काम किया कि 55 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर 161 लाख करोड़ का हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सितंबर 2023 में बताया कि भारत पर कुल कर्ज
205 लाख करोड़ रुपए का है, जिनमें से 161 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार का है और बाकी का 44 लाख करोड़ रुपया राज्यों का है। अब आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत पर जिस तरीके से कर्ज बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2028 तक जीडीपी के बराबर कर्जा हो जाएगा। यानी एक साल में हमारा देश, हमारा मुल्क जितना उत्पादन करता है उतना ही कर्जे में डूब जाएगा। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि यदि ऐसे हो गया तो भारत के लिए कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी यदि 142 करोड़ मान लिया जाए तो फिर हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्ज है, यानी मोटा मोटी 1.5 लाख मानकर चलिए, आपके ऊपर भी है। इसके साथ ही आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबका गिनती कर लीजिए और 1,40,000 का गुणा कर लीजिए, कितना कर्जा हो गया आपके ऊपर। अब एक बार फिर से भारत सरकार का जो रिएक्शन है उसे देख लीजिए। इसके बाद वो कहावत याद कर लीजिएगा जो मैंने शुरू में बोला था कि 100 जूता खाए तमसवा घुस के देखे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि आईएमएफ की रिपोर्ट सही नहीं है, उनका अनुमान गलत है, मौजूदा कर्ज रुपए में है, इसीलिए कोई समस्या नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, वित्त मंत्रालय का कहना है कि आईएमएफ की रिपोर्ट सही नहीं है, उनका अनुमान गलत है, मौजूदा कर्जा रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन इतना नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्ज रुपए में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे दुनिया की किसी और करेंसी में हो, कर्ज तो कर्ज होता है, भरना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि कर्जा रुपया में है इसलिए भरना नहीं है। कर्ज यदि डॉलर में होता तो $1 का 83 रुपया चुकाना पड़ता, अभी कर्ज रुपए में है तो रुपया देना पड़ेगा। तो कर्ज के डॉलर या रुपए में होने से क्या वो कर्ज कर्ज नहीं होता? इस तर्क के हिसाब से तो आम आदमी यदि रुपये में कर्ज लिया है तो वो सोचना चाहिए उसको कि वो कर्जदार नहीं है। हालांकि आम आदमी और देश में फर्क होता है, मगर फिर भी आप इस तर्क पर क्या समझ पा रहे हैं, हो सके तो कमेंट बक्सवा में हमको समझा दीजिएगा। यहां एक बात और समझने वाली है, हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने साल 2014 से लेकर 2023 के बीच लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया मोटे मोटे पेट वाले सेठों का। राइट ऑफ का मतलब मोटा मोटी लोन माफी समझ लीजिए। यानी एक तरफ मोदी सरकार विदेशों से भर भर के कर्जा ले रही है, भर भर के कर्जा ले रही है, आण दे, और दूसरी तरफ सेठों का भर भर के कर्जा माफ हो रहा है। अब कर्ज लेकर कर्ज माफी करना, वो भी सेठों का, क्या यही विश्वगुरु का कारनामा है? कर्ज लेकर किसी को व्यवहार में कर्ज देने के लिए भोजपुरी में एक बड़ी तगड़ी वाली कहावत है, लेकिन उसके शब्द ठीक नहीं है, जरा वल्गर है, इसलिए यहां नहीं बोलूंगा। लेकिन यह मसला कितना गंभीर है कि गुजरात का जो मुख्यमंत्री पूरे देश का कर्जा मिटाने के नाम पर प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता से वोट मांगता था, जनता ने उस पर भरोसा कर दिया, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार भरोसा किया, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद कर्ज को कई गुना बढ़ा देता है और न सिर्फ विदेशी कर्ज बढ़ा देता है बल्कि सेठों को भर भर के लोन माफी भी दे जाती है। एक बात और सुन लीजिए, पिछली जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस वाली, उसकी तुलना में इस मोदी सरकार ने 8 गुना से भी ज्यादा कर्ज राइट ऑफ किया है। आसान भाषा में कहें तो कांग्रेस की सरकार यदि 1 अरब रुपया माफ करती थी सेठों का, तो मोदी सरकार ने 8 अरब रुपया सेठों का माफ करना चालू कर दिया, मतलब लगभग 8 गुना। एक बात और समझ लीजिए, मैंने कई बार कहा है कि मोदी सरकार काम चाहे जितना गड़बड़ करती हो, नाम बहुत अच्छा चुन के रखती है। ऐसे ऐसे नाम निकाल कर लाए जाएंगे कि सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। कई बार तो नाम और काम का कोई मेल नहीं होता, सीधे सीधे विरोधाभास होता है, उल्टा होता है, मगर फिर भी नाम रखने में इस सरकार को महारत हासिल है। आप कृषि सुधार कानून को ही याद कर लीजिए उदाहरण के रूप में। नाम था कृषि सुधार और किसान कहते थे कि इसका काम है कृषि बिगाड़, किसानों को बर्बाद कर, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अब सेठों के लोन माफी को लेकर यह सरकार कहती है, तर्क होता है इनका कि राइट ऑफ का मतलब लोन माफी नहीं है जी, वो पैसा वापस आ सकता है। तो जरा वो आंकड़ा भी देख लीजिए कि पिछले दिनों मोदी सरकार अब तक कितना पैसा वापस ले पाई है। खबरों के अनुसार 25 लाख करोड़ में से खाली 10% यानी कि 100 रुपया राइट ऑफ किया तो खाली 10 रुपया ही वापस आया। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से 15 लाख खाते में आ गया वैसे ही ये कर्ज भी भर लिया जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत, बल्कि दुनिया नहीं ब्रह्मांड की कोई ताकत हमें विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकती। चाहे कर्ज लेकर सेठों का कर्ज माफ करने का मामला ही क्यों ना हो। और सेठों का इतना बड़ा कर्ज भी उस देश में माफी की तरफ चला जाता है जहां पर पिछले 9 सालों में प्रतिदिन 30 किसान अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। और इसके पीछे का कारण होता है कर्ज का बोझ, पेट पालने का संकट। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी अजीब टाइप की बात कही। यह मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए इसे विस्तार से किसी अन्य वीडियो में रखेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि देश की आम जनता का हाल क्या है, किसान, नौजवान, महिला, पहलवान किस हालत में है, देश पर कर्ज कितना ज्यादा हो गया है, मगर इन सब के बावजूद सेठों के बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं। बाकी यही आईएमएफ और इस तरह की कोई भी संस्था यदि मोदी सरकार के बारे में इत्तू सी भी कोई अच्छी बात बोल दे
तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया और आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विश्वगुरु भगवान बन जाते हैं, लेकिन जब कोई बात उन्हें पसंद नहीं आती तो उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती और सरकार सीधे सीधे नकार देती है कि यह सब गलत है, सब झूठ है, सारे आंकड़े गलत हैं। जैसे कि पिछले दिनों भूखमरी सूचकांक को नकार दिया गया, बच्चों के टीका संबंधी मामला जो था उसे भी नकार दिया गया। इस तरह की तमाम रिपोर्ट दुनिया भर से आती हैं और चूंकि मोदी सरकार की पोल खुलती है इसीलिए उन्हें नकार दिया जाता है। लेकिन नकार देने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। शायद इसीलिए इस बार एक नया तर्क गढ़ दिया गया है कि भारत पर यह कर्ज रुपए में है, इसीलिए कोनो समस्या नहीं होगी। बाकी इस तर्क पर आप अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आइए अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों 2024 के चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात सामने आने लगी है। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग दिल्ली में हुई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सामने रखा। हालांकि कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि अभी कहीं कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, यह सब कुछ बाद में देखा जाएगा। इस बीच चर्चा यह भी चल पड़ी कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और देश में दलितों की संख्या बहुत बड़ी है, मगर यहां एक बात और ध्यान देने वाली है। उत्तर भारत की यदि बात करें तो आज की तारीख में दलित नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा मायावती ही है। उनके चुनाव प्रचार न करने पर भी, चुनाव में एक्टिव न होने पर भी उन्हें करोड़ों लोग वोट करते हैं। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखा गया कि मायावती ने जिस तरीके से लगभग सरेंडर सा कर दिया है चुनाव प्रचार में, उससे दलित वोटर बड़ी संख्या में खिसककर बीजेपी की तरफ चला गया है। लोग इसके पीछे मुफ्त राशन की योजना को भी कारण बताते हैं, क्योंकि इस समाज में पिछड़ापन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो मुफ्त मिलने वाला राशन इन्हें बीजेपी की तरफ खींच ले जाता है। मगर इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि यदि मायावती एक्टिव हो गई तो राशन वगैरह बेअसर हो सकता है और यह भी हो सकता है कि भाजपा के वोटों में बड़ी सेंध लग जाए। वहीं हाल फिलहाल की चुनाव की बात करें तो जिन 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव हुआ है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें बसपा को लगभग 3.5% वोट मिले, जबकि सपा और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 1% के आसपास ही मिला। यानी उत्तर प्रदेश में भले ही मजबूत स्थिति में हो समाजवादी पार्टी, लेकिन यूपी के बाहर मायावती उनसे ज्यादा आगे है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23 करोड़ वोट मिले थे, कांग्रेस को लगभग 12 करोड़। तीसरे नंबर पर थी ममता बनर्जी की टीएमसी और पूरे भारत में चौथे स्थान पर थी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड लहर और पुलवामा के बावजूद बसपा को 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले थे, वहीं सपा को 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बसपा को यूपी के बाहर भी लगभग 60 लाख वोट मिले थे। यानी मायावती यदि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो यह गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। और इसके बाद यदि मायावती जनता के बीच उतरना शुरू कर देती हैं तो फिर पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि दक्षिण में पहले ही बीजेपी समाप्ति की तरफ है और यदि सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस एक साथ हो गई तो बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार यानी लगभग पूरे हिंदी बेल्ट में इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ, यदि उसके वोट प्रतिशत को ही देख लें तो बीजेपी को 41% से अधिक वोट मिला। सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी का वोट प्रतिशत मिलाने के बाद 51% पहुंच जाता है। यानी इंडिया गठबंधन में यदि मायावती आ जाती हैं तो सीधे सीधे बीजेपी से 10% वोट इंडिया गठबंधन को अधिक मिल जाएगा पिछले चुनाव के हिसाब से। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें नून, तेल, गेहूं, चाउर इन सब का प्रभाव प्रचंड स्तर पर था। याद करिए, हमने गांव गांव जाकर आपको लोगों की बातें दिखाई थी, महिला पुरुष जमकर मुफ्त राशन की बात करते थे। लेकिन अब वो कहानी बदलने लगी है। हमने ज्यादातर गांव में दलित बस्तियों को कवर किया था। उस वक्त लोग मुफ्त में मिल रहे राशन को लेकर खुश थे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही कोविड की महामारी से निकले थे। ऐसे में वो राशन बड़ी राहत दे रहा था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि मनरेगा तक में काम मिलना लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है और बाकी मजदूरी किस तरीके से मिल रही है ये तो आप जानते ही हैं। उस वक्त भी दलित वोटों को लेकर हमने कहा था कि दलित वोट बसपा से जो खिसक रहा है मायावती के शांत रहने की वजह से, उसकी वो बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा रहा है और बहुत ही कम संख्या में सपा की तरफ जा रहा है और बड़ा नुकसान बसपा का हुआ। यानी 2022 के चुनाव में दलितों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक गया था। लेकिन यदि 2024 के चुनाव में मायावती सक्रिय रूप से जनता के बीच पहुंच जाती हैं तो निश्चित ही मुफ्त राशन वाला प्रभाव धराशायी हो सकता है। और यदि नहीं भी होता है तो भी इंडिया गठबंधन में मायावती का शामिल हो जाना इस गठबंधन को बड़ी जीत की तरफ ले जा सकता है। अब बात यह कर लेते हैं कि यह सारी कहानी चर्चा में आई क्यों है।
क्यों ये बात होने लगी है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, जबकि वो कई बार इनकार कर चुकी हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मायावती 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाई जाएंगी, इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाई जा सकती है। तो मामला यह है कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद सपा के कुछ नेताओं की तरफ से मायावती को लेकर बयान आए। उसके जवाब में मायावती ने कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने नई चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाहर रहने वाले दलों के बारे में अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीति में भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। भविष्य में देश हित में, जनहित में कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कभी किसका साथ लेना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। मायावती ने साफ साफ कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले लोगों और पार्टियों को बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए सोच समझकर बोलें। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जब मायावती खुद ही यह बात कहने लगी है कि देश हित में और जनहित में कब किसको साथ लेना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो सवाल यह है कि आज देश में जो माहौल है, मोदी सरकार जिस तरीके से कथित गैर लोकतांत्रिक रुख अपना रही है, इससे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी। और फिर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अब तक मायावती खुद ही सामने आकर कह रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब वो कह रही है कि कब किसका साथ लेना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। और इसके अलावा जो इन्होंने एक लाइन कही, देश हित और जनहित, यहीं से ये बात चर्चा में आ गई है कि क्या मायावती धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू कर रही है। हालांकि हमने पहले भी कई बार आपसे यह कहा है कि चुनाव से एक आध महीना पहले कभी भी मायावती को यदि एहसास हुआ कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है, तो वो निश्चित ही गठबंधन की तरफ आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो आखिरी में पत्ता खोलती हैं। और अभी चर्चा इस बात की भी चल रही है कि यदि चुनाव से बहुत पहले उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी तो ईडी सीबीआई भी तो है, उसे भी मैनेज करना है, और एक बार आचार संहिता लागू हो गई तो फिर ये सारी कहानी पुरानी हो जाएगी। यहां एक बात और समझने वाली है, कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद चर्चा हुई कि दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ हो सकता है। दक्षिण भारत की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत में किसी भी रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती का विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है। मायावती अभी भी पहले नंबर पर ही रहेंगी। तो यह भी हो सकता है यदि इंडिया गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री पद देने की बात कह दे या फिर उन्हें पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, तो फिर निश्चित ही वो भी खुलकर मन बना सकती हैं, सड़क पर आ सकती हैं, जनता के बीच जा सकती हैं। इन्हीं बातों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सच में इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती पीएम पद का चेहरा हो सकती हैं। और जब प्रधानमंत्री का पद मिलने लगेगा तब तो बहन जी भी गठबंधन करने में कोई नानुकुर नहीं करेंगी। और जहां तक देश हित की बात है, जनता के हित की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त सबसे कठिन है जब सभी पार्टियों के नेताओं को व्यक्तिगत हितों को किनारे करते हुए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आना चाहिए। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बाकी आगे जो होगा उस पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल राहुल गांधी के उस सर्वे बताते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।